नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? बेहतरीन चंगे, चलो ठीक है भाई। जैसे इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट क्लास 12th की चलाई थी मैंने, और चैप्टर नंबर फर्स्ट फुली अपलोड कर दिया, चैप्टर नंबर सेकंड भी फुली अपलोड हो चुका है। चैप्टर नंबर थर्ड की बारी है, और चैप्टर नंबर थर्ड में मैं लगभग लगभग 4 पार्ट अपलोड करूंगा। 4 पार्ट में पूरा चैप्टर आपका जो है आपके पास होगा। अगर आज ही चैप्टर की हम बात करें, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि क्लास 12th का है, और पार्ट आज फर्स्ट अपलोड हो रहा है ये। उसके बाद आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपोर्टेंस है एग्रीकल्चर की। ठीक है, यानी कि कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। तो टॉपिक डाला हुआ है इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। इसी के अंदर अब हम इंपोर्टेंस पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या इंपोर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पे जैसे मैंने हेडिंग्स वगैरह डाली हुई है, ये सारा डाटा का काम है, ये डाटा है एक तरह का। आप इस डाटा को याद रख लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको डाटा याद है तो उसकी सहायता से आप लोग थ्योरी वगैरह बना सकते हो। और थ्योरी भाई इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का जो पेपर होता है उसमें आपको थ्योरी लिखनी होती है, और थ्योरी कैसे लिख पाओगे जब आपके याद डाटा होगा। तो इसीलिए आपके याद डाटा होना चाहिए, और डाटा की सहायता से आप लोग थ्योरी को बहुत लेंथी बना सकते हो, जिसके एग्जामिनर पे काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यानी कि जीडीपी का कितना कंट्रीब्यूशन है, हमारी जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1950 से लेकर 1951 तक 51% जो था, 51% पार्टनरशिप थी किसकी, एग्रीकल्चर सेक्टर की। यानी कि 1950 और 1951 में 51% जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जाता था। उसके बाद आता है 2016 और 17 की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ 17.4%, यानी कि 2016 और 17 में 17.4% का योगदान है। अब सर ये तो कम हो गया, कम नहीं हुआ मेरे भाई, ये ज्यादा है। इसको अलग से बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में इसका जिक्र करेंगे ये कैसे था, क्यों था। ठीक है, अभी आपको ये पता करना है केवल और केवल 1950 और 51 में 51% जो था वो पार्टनरशिप किसकी थी, जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर की। और 2016-17 के अंदर 17.4 यानी कि 17.4%। उसके बाद हेडिंग नंबर सेकंड है जिसका नाम है सप्लाई एंड वेक्स गुड। सप्लाई एंड वेक्स गुड, अगर हम सप्लाई की बात करें तो हम क्या क्या चीजें सप्लाई करते हैं। तो सप्लाई करते हैं वीट अनाज, राइस चावल, पल्सेस दालें, मेज मक्का, बाजरा एंड ऑयल सीड्स, या ऑयल सीड्स का मतलब होता है ऐसे बीज जिनसे तेल निकलता हो। उसके बाद हेडिंग नंबर थर्ड है, यानी कि पॉइंट थर्ड है आपका सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के क्या अवसर थे, रोजगार के क्या स्रोत थे, सोर्सेज क्या थे रोजगार के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, यानी कि टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है, टोटल हमारी पॉपुलेशन का 50% पॉपुलेशन इस इंगेज्ड है कहीं ना एग्रीकल्चर सेक्टर में। यानी कि टोटल 50% पॉपुलेशन भारत की 50% पॉपुलेशन जो है वो इंगेज्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर में मेरे भाई। ठीक है, अभी आपको इतना ही ध्यान करना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। सोर्स ऑफ डिमांड्स, यानी कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड का सोर्स क्या है। मैंने आपको बताया कि सोर्सेज क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर जब करेंगे लोग बाग, जब एग्रीकल्चर करेंगे तो बहुत सारी मशीनों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। और जो मशीनें होती है ना, जो कैपिटल गुड्स होती है, उनको वे कहां पे बनेगी, जो हमारी मशीनें होती है जैसे कि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर, इनकी जरूरत होती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी जब लोग करते हैं तो ट्रैक्टर की जरूरत होती है, हार्वेस्टर की जरूरत होती है। तो इनके लिए हम किस चीज पे डिपेंड रहते हैं, इनके लिए हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंड रहते हैं। यानी कि इनको बढ़ाता कौन है, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इंडस्ट्री के अंदर बढ़ते हैं तो इंडस्ट्रियल गुड्स होगी। तो यानी कि इंडस्ट्रियल गुड्स पे हम लोग डिपेंड हो चुके थे, और इंडस्ट्रियल गुड पे कौन, एग्रीकल्चर वाले लोग, यानी कि फार्मर्स जो थे वो इंडस्ट्रियल गुड्स पर क्या डिपेंड हो चुके थे। इसलिए इंडस्ट्री ने क्या, इंडस्ट्री ने इंडस्ट्रियल गुड्स को बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद है हेडिंग नंबर 5 यानी कि पॉइंट 5 आपका कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। जब भी इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है आप लोगों को दो ही वर्ड ध्यान रखने होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी कि आयात और निर्यात। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन कितना है, या हम किन किन चीजों का इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, तो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब हम दूसरे देशों को भेजते हैं। ठीक है, एक देश से दूसरे देश, यानी हम अपने देश से क्या क्या चीजें बाहर भेजते हैं, टी, चाय, कॉफी, जूट, तंबाकू, स्पाइसेस और कैशू नट्स, इन चीजों को हम बाहर भेजते हैं।
उनके बाद है पॉइंट नंबर 6 कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। अब डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है? डोमेस्टिक होता है घरेलू, यानी कि इंडिया के अंदर यानी भारत के राज्यों के अंदर ही अपनी चीजों को सेल्स वगैरह करना, ठीक है, यानी कि इनर एक्सपोर्ट इनर इंपोर्ट, ठीक है, देश के अंदर एक्सपोर्ट करना, देश के अंदर ही इंपोर्ट करना, वो कहलाता है डोमेस्टिक ट्रेड। अभी ये ध्यान में रखना भाई आप लोग, अगर आप लोग है ना किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी अदर कंट्री में सेल कर रहे, किसी भी अदर कंट्री को भेज रहे हैं अपने प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। और जब एक प्रोडक्ट यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आप लोग इंडिया के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर भेज रहे हो, जैसे यूपी से हरियाणा के अंदर जाती है बहुत सारी चीजें हरियाणा से यूपी के अंदर आती है, तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक ट्रेड, यानी कि घरेलू ट्रेड, घरेलू बाजार। उसके बाद है आपका देखो कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब फॉरेन प्रोडक्ट्स सर्कुलेट इन द इकोनॉमी, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो फार्मों के अंदर, जैसे टमाटर वगैरह है, मिर्च वगैरह है, ये आप लोग इनका एक्सपोर्ट करते हो ना, तो एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं? एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाती है ये चीजें। उसके बाद है पॉइंट नंबर 7 सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री यानी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है किसको? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर जब प्रोडक्शन होता है तो हम उन फसलों को एक राज्य से दूसरे राज्य भेजते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, और हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ट्रकों की जरूरत पड़ती है, ट्रकों की, गाड़ियों की, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हमें इन चीजों के लिए यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए किस चीज पर निर्भर रहना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट के लिए हमें किस पे? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे हमें डिपेंड होना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है? बोथ रेलवेज एंड रोडवेज, यानी कि हमें रेलवे पर भी डिपेंड रहना पड़ेगा और रोडवेज पर भी डिपेंड रहना पड़ेगा। तो यानी कि आपने समझा होगा कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर डिपेंड कौन है? एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। और उसके बाद अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करें तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में तो नीड्स होती है ना इंडस्ट्रियल गुड्स की। एग्रीकल्चर सेक्टर को ही नीड्स होती है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की, समझ रहे? तो ये बेटर समझ में आ गया, यानी कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 1950-51 में कितना था? 51% जीडीपी का, और 2016-17 में 17.4%। सप्लाई एंड वेक्स गुड, यानी कि हम किन किन चीजों की सप्लाई करते हैं? व्हीट की, राइस की, पल्सेस की, मेज, बाजरा एंड ऑयल सीड्स की। उसके बाद पॉइंट थर्ड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के क्या अवसर है? तो 50% वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज में एग्रीकल्चर, यानी कि हमारे देश की 50% जनसंख्या तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर अब डिमांड करने लगा था किसकी? इंडस्ट्रियल गुड्स की, यानी कि ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर की, क्योंकि उसको भी अब मशीनों की जरूरत हो चुकी थी। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और हम एक्सपोर्ट करते हैं टी का, कॉफी का, जूट, तंबाकू, स्पाइसेस एंड कैशू नट्स। उसके बाद पॉइंट 6 कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड मैंने बताया घरेलू जो बाजार होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो अपने देश के अंदर ट्रेड किया जाता है उसे को बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रेड, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद फ्रॉम इसमें क्या? फॉरेन प्रोडक्ट सर्कुलेट इन द इकोनॉमी। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है किसको? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को, यानी कि डिपेंड है किस पे? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे, यानी कि रेलवे और रोडवेज पे डिपेंड है पूर्ण रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर। भाई अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो कहां भेजेंगे हम अपनी चीजों को? मार्केट तक नहीं जा पाएंगे। अब इधर जो मैंने हेडिंग 2 लिखा है, यानी कि आपकी हेडिंग है सेकंड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फीचर्स क्या है इंडियन इकोनॉमी के? तो यहाँ देखो लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिव का मतलब जो उत्पादन क्षमता है, उत्पादन क्षमता बहुत ही कम है, यानी कि राइस, चावल कितनी है इंडिया में अगर बात करें तो 3.6 यानी कि 3.6 टनेज पर हेक्टेयर, यानी कि एक हेक्टेयर में 3.6 टन ही राइस का उत्पादन होता है, ठीक है। राइस प्रोडक्टिविटी कितनी है हमारी इंडिया के अंदर? 3.6 टनेज पर हेक्टेयर। और अगर हम बात करेंगे चाइना के अंदर, तो चाइना के अंदर 6.8 टनेज पर हेक्टेयर। वर्ल्ड का टोटल वर्ल्ड का एवरेज अगर निकाले तो टोटल वर्ल्ड का एवरेज है 4.5, ठीक है, 4.5 टनेज पर हेक्टेयर। यानी कि जो टनेज वाला मामला है, टनेज हमेशा पर हेक्टेयर, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर के हिसाब से निकाली जाती है। इज दैट क्लियर? प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर के हिसाब से निकाली जाती है। उसके बाद उधर मैंने वीट का लिखा हुआ है, वीट यानी कि अनाज। वीट की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर 3.1 यानी कि 3.1 टनेज पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है। चाइना के अंदर वीट की 6.5 टनेज पर हेक्टेयर के अंदर क्या है? प्रोडक्टिविटी है। और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर 9.0 पर हेक्टेयर, ठीक है, 9.0 टनेज पर हेक्टेयर। उसके बाद वर्ल्ड लेवल पर अगर एवरेज देखें हम, वर्ल्ड लेवल पे वीट का एवरेज कितना है? 3.3 टनेज पर हेक्टेयर।
तो यानी कि हमने दो चीज देखी, कौन कौन सी, तो लो प्रोडक्टिविटी किसकी है, राइस की, और वर्ल्ड एवरेज कितना है 4.5 टनेज पर हेक्टेयर, और व्हीट का वर्ल्ड एवरेज कितना है 3.3 टनेज पर हेक्टेयर। ठीक, यानी कि इतना कम है, इंडिया में तो बहुत ही कम है, और चाइना देखो इससे डबल ले रहा, और वर्ल्ड एवरेज का 4.5 है। तो यानी कि भारत आज भी कम उत्पादन क्षमता रखता है व्हीट की और राइस की, यानी कि अनाज और चावल की। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको समझ लो क्या है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है एक्सप्लेन डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं इसको। अब सर डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सपोज करो एक खेत है, उस खेत के अंदर एक खेत है, उस खेत के अंदर 10 मजदूर काम कर रहे हैं। 10 मजदूर काम करने के बाद में जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है 10 क्विंटल। भाई 10 मजदूर काम कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी 10 क्विंटल, यानी कि उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है 10 क्विंटल। और अगर उस खेत में 4 मजदूर काम कर रहे हैं तब भी उसकी प्रोडक्टिविटी 10 क्विंटल। तो यानी कि कितने एक्स्ट्रा है, 6 एक्स्ट्रा है ना, 6 मजदूर एक्स्ट्रा हुए। अब उन 6 मजदूर को उसने बाहर निकाल दिया, जब उसने बाहर निकाल दिया तब भी उस पर इतना ही प्रोडक्शन हो रहा, कितना 10 क्विंटल। यानी कि 10 लोग मिलकर भी 10 क्विंटल उत्पादन कर रहे थे और 4 लोग मिलकर भी 10 क्विंटल उत्पादन कर रहे थे। तो जो 6 लोग थे भाई वो काम तो करना चाह रहे थे, बेशक वो निकाल लेगी, तो उसी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि हिडन एम्प्लॉयमेंट, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर। उसके बाद है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, यानी कि डिपेंड रहते हैं रेनफॉल पर। आज भी इंडिया में अगर बात करें तो टोटल 55% है, यानी कि 55% टोटल एरिया ऐसा है इंडिया के अंदर जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है ना, यानी कि नहरें, कैनल्स वगैरह नहीं है, पंप वगैरह नहीं है, सबमर्सिबल्स वगैरह नहीं है। ठीक है, ये यानी कि डिपेंड ऑन रेनफॉल। आज भी भारत के 45% लोग, कितने 45% जो पॉपुलेशन है, ठीक है 45% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए डिपेंड है कहीं पे रेनफॉल पे, यानी कि बारिश पर डिपेंड है। उसके बाद सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग को बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि, यानी कि ऐसी खेती जो केवल और केवल मतलब सरवाइव करने के लिए की जाए, यानी कि जिसमें बस अपनी खुद की पूर्ति हो सके, उसका क्या कमर्शलाइजेशन ना किया जा सके। जैसे आपने देखा होगा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में देहरादून वगैरह है और बहुत सारे अल्मोड़ा है, ठीक है, इन जो वो बहुत सारे शहर है नैनीताल वगैरह में, तो वहां पे लोग अपने जो छत होती है ना, घर की छत, छत के ऊपर सब्जियां वगैरह लगाते हैं। तो केवल और केवल क्या करते हैं, केवल और केवल सब्सटेंस फार्मिंग करते हैं, यानी कि वो उतनी बोते हैं जितनी उनको जरूरत होती है। ठीक है, वो कमर्शलाइजेशन नहीं करते, वो उगा के बेचते नहीं है, वो अपने यूज के लिए लोग वहां पर क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। यानी कि सब्सटेंस फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग होती है जिसका यूज या जिसका एम केवल और केवल सर्वाइव करने का हो। उसके बाद है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, यानी कि डिमांड, यानी कि अब जो आने वाला टाइम है हमें क्या मॉडर्न इनपुट्स, यानी कि जो जो चीजें मार्केट में आ रही है हमें उन पर भी क्या रहना पड़ेगा, उन पर भी डिपेंड रहना पड़ेगा। भाई बहुत सारी मॉडर्न इनपुट्स का मतलब नई नई तकनीकें हैं, नई नई चीजें मार्केट के अंदर आ रही है, वो सारी चीजें हमें उनके बारे में अपडेट रहना पड़ेगा, उनको यूज भी करना पड़ेगा। अब उसके बाद में स्मॉल होल्डिंग। स्मॉल होल्डिंग यूज ऑफ मशीन्स नॉट पॉसिबल। स्मॉल होल्डिंग का मतलब होता है यानी कि जमीन टुकड़ों में बटी होना, जो जमीन होती है वो टुकड़ों में बटी हो, यानी कि मैंने समझाया था पहले चैप्टर में कि अगर सपोज करो किसी के पास 10 बीघे जमीन है तो 10 बीघे में 2 बीघे यहाँ, 2 बीघे वहां, 2 बीघे वहां, ऐसे अलग अलग है। यानी कि जो खेत होते हैं वो छोटे छोटे खेत हो, तो ऐसे ही जो छोटे छोटे खेत होते हैं उनको बोलते हैं स्मॉल होल्डिंग। यूज ऑफ मशीन नॉट पॉसिबल। जो छोटे छोटे खेत होते हैं उनके अंदर मशीनों का यूज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग छोटे छोटे स्मॉल होल्डिंग्स यानी कि छोटे खेत के अंदर अगर आप लोग ट्रैक्टर वगैरह चलाते हो या हार्वेस्टर चलाते हैं तब वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना कि बड़े खेत में होता है, क्योंकि हार्वेस्टर एक बड़ी मशीन होती है जिसको घूमने के लिए काफी स्पेस चाहिए होता है, और ट्रैक्टर को भी घूमने के लिए खेत में काफी स्पेस होना चाहिए। आप चैनल पे ठीक है ज्यादातर किसान फैमिली से ही हो तो आप समझ लेना, जो खेतों के अंदर क्यारियां बनी होती है जिसको आप क्यारे बोलते हो, उनके अंदर अगर एक क्यारे के अंदर ट्रैक्टर घुमाते हैं तो उसमें काफी प्रॉब्लम होती है। मैंने भी की है, ये ऐसी बात नहीं है, ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो स्मॉल होल्डिंग है या फ्रेगमेंटेड होल्डिंग है, स्मॉल होल्डिंग खेत का टुकड़ों में बटा होना, छोटे छोटे खेत जो होते हैं उनमें मशीन्स और मशीनों का प्रयोग पॉसिबल नहीं है, वहां पे आदमी को खुद से ही बहुत सारा काम करना पड़ता है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 7, लैंडलॉर्ड टेनेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। लैंडलॉर्ड टेनेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट का मींस होता है जो लैंडलॉर्ड होते हैं यानी कि जमींदार लोग जो होते हैं। जमींदार कौन होते हैं, फार्मर्स कौन होते हैं। जमींदार क्या होते हैं, जमींदारों के पास अच्छी खासी जमीन होती है, ठीक है, काफी बड़े बड़े खेत होते हैं इनके, और जो फार्मर्स होते हैं फार्मर्स उनके खेत पर काम करते हैं, समझ रहे। तो जब फार्मर्स उनके खेत पर काम करते हैं तो उसके बाद में जो भी प्रोडक्शन हुआ, जो भी एग्रीकल्चर
प्रोडक्शन हुआ उसको बेचने के बाद में, उस क्रॉप्स को बेचने के बाद में कुछ परसेंट तो यानी कि मैंने समझा था ना कि ब्रिटिशर को जाता था। और अब क्या हुआ कि जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं, जमींदार लोग जो होते हैं, वो केवल और केवल जो फार्मर्स होते हैं उनको इतना ही देते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके, और जो बचता है उसको वो अपनी लग्जरी लाइफ के ऊपर स्पेंड करते हैं। आज भी वही हाल है। जमींदार लोग क्या करते हैं, मजदूरों को या किसानों को केवल बहुत ही कम देते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। और इसी चीज को, उससे क्या होगा भाई, जो फार्मर्स वगैरह होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो उनके अंदर गुस्सा होता है, और गुस्से में फिर वो काम वगैरह छोड़ते हैं, या फिर गुस्से में वो जो जमींदार होते हैं उनके साथ में उनके झगड़े वगैरह होते हैं, जिसको बोलते हैं लैंडलॉर्ड टेनेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। विवाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मींस यानी कि जमींदार और किसानों के बीच मतभेद। मतभेद क्यों हो गए, विवाद क्यों हो गए, क्योंकि लैंडलॉर्ड जो मजदूर होता है, मजदूरों को बहुत ही कम पैसे देता है जिससे कि वो सर्वाइव कर सके, और उनको कोई भी सुख सुविधाएं नहीं प्रोवाइड की जाती। उसके बाद है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यानी कि आज भी लोग क्या कर रहे हैं, खेतों के अंदर मतलब बहुत सारे पुराने तकनीक अपनाते हैं। यानी कि पुरानी तकनीक का मीन्स होता है यानी कि जो पहले हम लोग 1947 से पहले यूज करते थे, आज भी हम वही जो टेक्नोलॉजी है उसको ही यूज करते हैं। यानी कि पहले क्या था, पहले भी हाथों वगैरह से फसलें उगाई जाती थी, आज भी हम हाथे यानी कि हाथों से फसलें उगाते हैं, बीज वगैरह डालते हैं हाथों से ही। लेकिन अब रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर को रिक्वायरमेंट है मशीनों की, क्योंकि मशीनों से प्रोडक्शन ज्यादा होता है और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। इसलिए हाथों के बजाय अगर हम मशीनों से एग्रीकल्चर करें तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। इसलिए आज की जो टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी इंडिया में ऐसी जगह है जहां पर आज भी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो दोस्तों ये मेरा पार्ट था फर्स्ट। इसी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपने दो चीजें पढ़ी, एक तो कंट्रीब्यूशन किन किन चीजों का था, और दूसरा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या थे। मैंने बताया आपके लो प्रोडक्शन था राइस का भी और व्हीट का भी, वर्ल्ड लेवल पे भी लो है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, यानी कि आज भी भारत के 55% लोग जो है वो क्या करते हैं, वो रेनफॉल पर ही डिपेंड है। और 45% लोग यानी कि 45% लोग समरसेबल, यानी कि इनके 45 के पास तो इरिगेशन की फैसिलिटी है, और जिनके पास इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी होगी उनके खेत में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद सब्सटेंस फार्मिंग, यानी कि जीवन निर्वाह कृषि, ऐसी फार्मिंग जो केवल और केवल सर्वाइव के लिए की जाए उसको बोलते हैं सब्सटेंस फार्मिंग। उसके बाद लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, यानी कि अभी जब पहले के मुकाबले अभी हमको क्या मॉडर्न इनपुट्स की जरूरत है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 6 स्मॉल होल्डिंग, यानी कि जो छोटे छोटे खेत होते हैं, छोटे छोटे खेतों में मशीनों का काम करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो लैंडलॉर्ड जमींदार और फार्मर्स जो होते हैं किसान, उनके बीच का जो मतभेद है उसको लेके। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 बैकवर्डनेस टेक्नोलॉजी, यानी कि पिछड़ी हुई तकनीक, जो हम पहले यूज करते थे उसी को हम आज यूज करते हैं। और अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको अब डिमांड है कि वो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करे, और नई टेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद में अपना प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों को इंक्रीज करे, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा पार्ट फर्स्ट था, और आगे कल जो है मैं पार्ट सेकंड अपलोड करूंगा, इसको एक बार आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना। ये डाटा है, डाटा की सहायता से आप लोग, मैंने बताया था, थ्योरी वगैरह अच्छी पेश कर सकते हो, लैंग्वेज आपको बनानी आती है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल, थैंक यू।